यस, सभी को गुड मॉर्निंग। तो क्या हाल चाल है सभी के? सब ठीक है। तो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट चल रहा है। एक लेक्चर हमारा हो चुका है और मतलब वैसे आपका लॉ का ये आखिरी चैप्टर है देखा जाए तो। वैसे एक फर्स्ट चैप्टर भी है इंट्रोडक्शन वाला। तो इंट्रोडक्शन के अलावा आपका ये वाला बड़े चैप्टरों में लास्ट चैप्टर है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका हो चुका है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो चुका है, पार्टनरशिप हो गया, एलएलपी हमने कर लिया, कंपनीज एक्ट हमने कर लिया, नेगोशिएबल का एक लेक्चर हम लोगों ने ले लिया है। अब नेगोशिएबल का आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले नेगोशिएबल का थोड़ा सा रिवीजन जो मैंने करवाया था और फिर आज की क्लास शुरू। तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है वो मैंने आपको बताया कि नेगोशिएबल वर्ड का मतलब होता है ट्रांसफरेबल और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। मैंने आपको बहुत सारी एक कहानी सी बताई थी, आपने देखा होगा ये पद्मावत, अलाउद्दीन खिलजी, राजसी हुंडी वगैरह वगैरह। तो ये दीवान साहब, दीवानी हुंडी, ये सब कुछ मैंने आपको बताया और अल्टीमेटली मैं आपके दिमाग में एक बेस जनरेट कर चुका हूं कि असल में ये चैप्टर क्या है और असल में ये चैप्टर क्यों है। अब इस चैप्टर की मुद्दे की बात ये है कि ये जो चैप्टर है ये वैसे तो कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं बट ये सिर्फ 3 इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ये सिर्फ कितने इंस्ट्रूमेंट पे एप्लीकेबल है? कौन कौन से? प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। ये सिर्फ 3 इंस्ट्रूमेंट पे एप्लीकेबल है, इसके अलावा ये कहीं भी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो उन 3 इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला हम लोगों ने प्रोमिसरी नोट कर लिया था। मैंने आपको बताया था सेक्शन नंबर 4 प्रोमिसरी नोट ये कहता है प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग, एंड ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, अनकंडीशनल साइंड बाय मेकर्स टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू द ऑर्डर और सर्टेन पर्सन और टू द बियरर। तो बियरर इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? इसकी लास्ट इंडोर्समेंट ब्लैंक इंडोर्समेंट होती है, मतलब सिंपल, जिसमें पेई बंदे का नाम, जिसके बाद ये डॉक्यूमेंट होगा उसको पेमेंट मिल जाएगी। हाँ, ठीक है। अब प्रोमिसरी नोट का कोई एज सच फॉर्मेट स्पेसिफिक नहीं है, बट प्रोमिसरी नोट कुछ इस तरीके से का होता है जनरली हर जगह पर। आपको हमेशा प्रोमिसरी नोट इस तरीके का ही मिलेगा। तो अमाउंट को 2 बार लिखा हुआ है, डेट होनी चाहिए, स्टैम्प होनी चाहिए, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे होना चाहिए और टू मतलब मेकर होना चाहिए और पे होना चाहिए। मैंने पूरा बता दिया। तो प्रोमिसरी नोट के पार्टी कौन कौन सी है? मेकर है, पे है। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक प्रोमिसरी नोट का क्या है? राइटिंग में होगा, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, डेफिनेट एंड अनकंडीशनल, साइंड बाय द मेकर, प्रॉमिस टू पे इन मनी ओनली। मनी के साथ क्या था? यानी मैं ये बोलूं कि इसके साथ ये भी, तो ऐसा नहीं चलेगा। एंड द मेकर एंड पे मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड डिफरेंट पर्सन, और प्रॉपरली क्या होनी चाहिए? स्टैंपिंग होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं किस चीज की? बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। एक काम करते हैं, थोड़े से नोट्स को भी देखते हुए चलेंगे। आ जाओ जी। तो मैंने आपको बताया नेगोशिएबल वर्ड का मतलब क्या होता है और इंस्ट्रूमेंट मतलब। अब डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 13 में कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस ए प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक व्हिच इज पेबल टू ए और इज और टू द बियरर टू द इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर में क्या है? सर्टेन पर्सन, मतलब मैं बोल रहा हूं कि मैं मिस्टर एक्स को ही दूंगा। इधर आ जाओ बेटे, थोड़ा दिख नहीं रहे ना। सर्टेन पर्सन मतलब मैं मिस्टर एक्स को ही दूंगा। और इज ऑर्डर मतलब एक्स ने बोला वाई को देना तो वाई को दे देंगे, वाई ने बोला जेड को देना, जेड को दे देंगे। और टू द बियरर मतलब किसी का कोई भी नाम
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात, ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है या नहीं? अरे भाई, ये चैप्टर बना ही फ्रीली ट्रांसफरेबल के लिए। तो हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। और यहां पर एचडीसी को आपको कौन सा टाइटल मिलता है? बेटर टाइटल। होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट्स बेटर टाइटल। अब बताओ एचडीसी कौन होता है? यस, वो बंदा जिसने गुड फेथ में डॉक्यूमेंट लिया हो, वो एचडीसी है। उससे प्रीवियस जितने भी होल्डर थे, उन सबसे अच्छा और बेटर जो होल्डर होता है वो एचडीसी होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो एचडीसी गेट्स बेटर टाइटल। फिर कुछ प्रिजम्पशंस हैं हमारी। There are some standard assumption in negotiable instrument which must be accepted by every person. हर negotiable instrument consideration पे होना चाहिए। बिना consideration ये instrument का कोई value नहीं है। Properly date हो, सामने वाले ने accept किया हो। bill of exchange अभी पढ़ाया नहीं है, इसलिए ये point अभी 2 मिनट के लिए छोड़ दो। Every transfer of negotiable is presumed to have been made before its 3 महीने का समय है, तो आप कितनी बार भी ट्रांसफर कर सकते हो, बट विद इन स्टैम्प होना चाहिए। और हर बंदा कौन है? होल्डर इन। फिर प्रोमिसरी नोट का मैंने सेक्शन 4 बताया डेफिनेशन। अच्छा, ये देखो 2 बार रिवीजन हो गई, बुक से भी करा दी और यहाँ से। अब प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional undertaking signed by the to pay a certain sum of money only to a certain person or his order or to the bearer of the। समझ गए? तो प्रोमिसरी नोट का कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता, बट देखो ऐसे लिखा हुआ है, 3 month आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे टी ए ट्रेडर और ऑर्डर, मतलब टी जिसको बोलेगा उसको दे देंगे। द सम ऑफ 50,000 फॉर वैल्यू रिसीव साइन बाय दीपक पाठक 23/11/2023, स्टैम्प ड्यूटी 50,000 और 50,000 2 बार लिखा। ऑल वेल। प्रोमिसरी नोट में कितनी पार्टी होती है? एक मेकर और एक। बुक में बड़ा छुपा छुपा लिखा होता है, यहाँ थोड़ा सा ओपनली आ जाता है। देखो, मेकर मैंने हिंदी में लिखा है, जो पैसे, और पेई मतलब रिसीवर ऑफ मनी। तो मेकर कौन होता है? द पर्सन हु मेक्स द प्रोमिसरी नोट एंड हिज लायबिलिटी इज प्राइमरी एंड अनकंडीशनल। जो प्रोमिसरी नोट को मेक करता है उसको आप मेकर बोलते हो, उसकी लायबिलिटी क्या होती है? अनकंडीशनल लायबिलिटी। एंड पेई कौन होता है? द पर्सन हुज नेम इन द प्रोमिसरी नोट एंड टू हुम द मनी इज, इसको मनी पेड की जाती। समझ गए? तो प्रोमिसरी नोट के फीचर क्या होते हैं? सबसे पहला ये फीचर क्या है? ये राइटिंग में होगा। दूसरा, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। जैसे दीपिका मेक्स अ रिटन इंस्ट्रूमेंट, यू हैव टू डिसाइड इट इज प्रोमिसरी नोट और नॉट। मिस्टर रणबीर आई ओ, यानी कि इंडेप्टेड टू यू रुपीज 50,000, इसका एक्स बॉयफ्रेंड है ये, दीपिका पादुकोण का। ठीक है? तो आंसर, दिस इज नॉट this is not a promissory note. There must be clear promise from the maker for payment, so a mere acknowledgement is not a promissory. अनकंडीशनल होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है, द प्रॉमिस मेड अंडर प्रोमिसरी नोट शैल बी अनकंडीशनल, हाउएवर if the promise is based upon some condition which is bound to happen, then it will be treated as conditional। बताया था। जैसे मैं ये बोलूं कि मेरी शादी के 2 महीने बाद पैसे ले लियो, या उसकी शादी के 2 महीने बाद ले लियो, ये। लेकिन अगर मैं ये बोलूं उसकी डेथ के बाद ले लियो, तो ऑल वेल। तो डेथ तो होनी है, सबने एक दिन जाना है। यकीन नहीं है तो शमशान घाट के बाहर खड़े हो जाना, 2-4 मिनट के लिए समझ में आ जाए। यस। फिर क्यों इतना स्ट्रगल कर रहे हो? जीने के लिए पेट भरना है तो पेट भरने लायक काम करो ना। क्यों ऐसे 2,000 करोड़, 5,000 करोड़,
20,000 करोड़। यस, ये बात अच्छी है, रिस्पेक्ट के साथ। अच्छा, मैं जानना चाहता था आप सबका यहाँ पर सोच क्या है? ऐसा कुछ मैं तुम्हें कोई दूसरी तरफ नहीं ले जा रहा। अभी आप स्टूडेंट हो, आपको ये सब सोचना पड़ेगा, वरना मोटिवेशन नहीं आएगा, है ना? यस। तो एग्जाम्पल ये हो गया डेथ, और बाकी क्या है? मनी ओनली, सिर्फ पैसे की बात होती है। देखो एग्जाम्पल है, 3 months आफ्टर द डेट आई प्रॉमिस टू पे यू ₹50,000 एंड ए विसल। मेरे नाल तू विसल बजा, है ना? ऐसे ही लगा जैसे किसी कंडक्टर ने सीटी बजाई हो। कंडक्टर ऐसे ही बजाते ना, ऐसे मैंने देखा है 2-3 बार। और दिल्ली में छपरे लोग बजाते हैं सीटी। पीटी टीचर, वो भी छपरा होता है। क्लास में लड़कियां होती है ना। आगे बढ़ते हैं। 3 months आफ्टर द डेट आई प्रॉमिस टू डिलीवर 1000 kg ऑफ पोटैटो। तो ये क्या है? पोटैटो मीन्स, अबे आलू, हमें नहीं पता आलू मतलब ये क्या है? ये काइंड में है ना, मनी ओनली नहीं है। एंड साइंड बाय द, अरे मेकर ने साइन नहीं किया, मान ले लिख दिया आई प्रॉमिस टू पे यू ₹10 लाख, साइन ही नहीं किया है, तो कुछ फायदा थोड़ी है उसका। पे ही कौन होना चाहिए? और स्टैम्प होनी चाहिए। और स्टैम्प भी अपनी वाली नीली वाली मत मार देना, गवर्नमेंट स्टैम्प। कहीं हाथ पे पेन लगाया पूरा पूरा स्टैम्प हो गया, ये नहीं है स्टैम्प। स्टैम्प मतलब गवर्नमेंट वाली। तो यहां तक आप लोगों ने मुझसे पढ़ा हुआ है। ऑल वेल, नोट सही है, साफ साफ है। भेज नहीं सकता यार ये पीडीएफ, एक्सक्लूसिव। भेज दूंगा, ऐप पे भी है, भेज दूंगा। बट एक्चुअली ना ये क्या है, ये जब बनाए थे ना तो लैपटॉप नया नया था, मेरे को आता नहीं था ज्यादा, तो साइज वाइज का मैटर होता है। देखो मेरे को ना 75 साइज में बनाना होता है ये, अब ये कट रहा है, तो मैं जब पीडीएफ आपको भेजूंगा तो ये कटा हुआ आएगा। बट मैं इसको 100 में करके भेज रहा हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, आप मैनेज कर लेना। और नहीं आए तो किसी बच्चे ने पिछली बैच में, बहुत बच्चे हैं, किसी से तुम लोग मांग लेना, वो दे देंगे, ठीक है? या मैं ही बोल दूंगा किसी को, वो सेंड कर देंगे। ओके, फिर बढ़ते हैं हम आगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अच्छा इसमें 85% अप्रोक्सीमेटली है, लास्ट के 2-3 टॉपिक है वो सीधा हम बुक से करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है वो टॉपिक, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखवाया। तो अब आ जाओ जी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? आप में से कोई बंदा है, बच्चा है, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सप्लेन कर सकता है? ये बोतल किसकी है? कोई बच्चा है जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट बता सकता है? वेरी नाइस। या मुझे मत करियो, उसको कर दियो, है ना जी? जैसे क्या हुआ, देखो जी देखो, मिस्टर ए को, मिस्टर ए एक क्रेडिटर है, इसको पैसे लेने हैं सी से। सी कौन हो गया? ऑल वेल। और मिस्टर ए ने मिस्टर बी को देने भी है, भाई बिजनेस है तो किसी से लो, किसी को पैसे दो। तो मिस्टर ए ने एक बिल ड्रॉ किया, क्या करा? ए ने बिल ड्रॉ किया, उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रॉवर, ड्रॉवर। ऑल वेल, उसने बिल ये ड्रॉ किया कि भाई 3 महीने बाद, मान लो 1 लाख रुपए लेने, तो 3 महीने बाद 1 लाख रुपीस तू दे दियो, किसको? मिस्टर बी को। तो ए ने ऑर्डर दिया सी को दैट 3 महीने बाद पैसे किसको देगा?
जिसको पैसे मिलेंगे वो बंदा कौन है? जिसने ड्रॉ किया वो कौन है? और जिसको बोला, ऑर्डर दिया, वो कौन है? तो ड्रॉई ऑर्डर को एक्सेप्ट करेगा पहले या ऐसी? जैसे मैं आपको ऑर्डर दूं, पहले आप हाँ या ना तो बोलोगे। अब मान लो मुझे ए को किसी को देने नहीं थे, ए को बस सी से लेने थे, तो फिर ऐसा भी हो सकता है ए सी को बोले 3 महीने बाद तू पैसे मुझे दियो, तो ऐसी सिचुएशन में ड्रॉवर और पेई कौन हो जाएगा? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देयर मे बी 3 पार्टीज, देयर मे बी इन द केस वेयर 2 parties and draw and pay will be same person. आ गया समझ में? क्या? हाँ भाई बिल्कुल, तो मैंने नहीं लिखा ना इसलिए तो बेयरर नहीं है। ठीक है, पेड टू ए सर्टेन पर्सन नहीं हो गया? अगर नहीं मैं लिखता और इज ऑर्डर तो ये ट्रांसफरेबल हो जाता, फिर सी डी को दे देता, डी ई को दे देता, ई एफ को दे देता, एफ मेच्योरिटी में बी को पैसे दे देता, बात खत्म। आ गया समझ? सही है। तो ये मेरा प्रॉपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, जहां पर देखो प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 2 डिफरेंस बताता हूं। सबसे पहला डिफरेंस प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सेक्शन का होता है। सेक्शन 4 प्रोमिसरी नोट का है, सेक्शन 5 बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगला डिफरेंस, प्रोमिसरी नोट में अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है, दैट कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, अंडरटेकिंग। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अनकंडीशनल ऑर्डर होता है कि मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं। सही है। अब पढ़ते हैं इसको। बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5 डेफिनेशन, इट मीन्स ए रिटन अनकंडीशनल ऑर्डर। रिटन में अनकंडीशनल ऑर्डर है साइंड बाय द, इसको साइन किसने किया हुआ है? मेकर ने, यानी कि ड्रॉवर ने, जो कि डायरेक्ट कर रहा है। डायरेक्ट मतलब डायरेक्शन दे रहा है एक सर्टेन पर्सन को, जिसका नाम कौन है? टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू अनदर पर्सन, पे या ऑर्डर पे या बियर। ऑल वेल। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता, वो भी कुछ इस तरीके से चलता है। तो फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहता है, टी अ ट्रेडर हैज सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5,000 टू सी ए customer on credit of 3 months. Now T can write a bills of ₹5,000, देखो यहाँ लिखा हुआ 3 month आफ्टर द डेट पे टू मी या माई ऑर्डर, मतलब यहाँ पर पेई और ड्रॉवर दोनों कौन है? सेम है। A sum of ₹5,000 only for value received, signed by T, accepted by C, stamp duty। ये समझ गए? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती हैं? तो मेरे प्यारो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी, एक ड्रॉवर, एक ड्रॉई और एक, कितनी पार्टी है? 3 पार्टी। ड्रॉवर कौन होता है? ड्रॉवर मींस मेकर ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बनाता है। ड्रॉई मींस द पर्सन whom the bill is drawn, when the drawee accept the bill he become acceptor and the liability of acceptor is primary and acceptor की primary liability हो जाती है unconditional liability। and payee means the person named in the bills of exchange and to whom payment will be, जिसको आप पेमेंट करने वाले। all well। In case when drawer and payee is same person, then there will be only 2 parties, that is drawer and drawee, क्योंकि ड्रॉवर ही खुद कौन होगा? यही हो। ऑल वेल, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अब बात करते हैं हम चेक की। तो 3 ही इंस्ट्रूमेंट पर नेगोशिएबल, 3 ही डॉक्यूमेंट पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एप्लीकेबल होता है, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज और एक प्रोमिसरी नोट और एक चेक। सीक्वेंस से बोले तो पहले प्रोमिसरी नोट, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज और फिर चेक।
अब चेक की बात करते हैं। चेक सेक्शन नंबर 6 है। देखो इसका याद करने का तरीका भी 4, 5, 6। प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। ऑल वेल, ध्यान से सुनिएगा। तो चेक हमारा सेक्शन नंबर 6 है। वो क्या कहता है? आपको पता है चेक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक सिमिलैरिटी है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता ही है, चेक भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है। आप में से बैंक अकाउंट किसका है? सबका ही होगा। है भाई? कौन से बैंक का अकाउंट है? महंगा आदमी है भाई, देख लो। आईसीआईसीआई बैंक है इस भाई का नाम है मंथन। इसका बैंक अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है। अभी कितना बैलेंस है बैंक में? जेन्युइनली बताइए दिल से। 1 लाख होगा। भाई तू तो अमीर आदमी है, तेरे को उठाना पड़ेगा। भाई की बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए रखे हुए। पापा ने मम्मी ने डाले होंगे ना सेविंग, तो लाख रुपए इसके पास है। अब मंथन का बैंक अकाउंट कहाँ है? आईसीआईसीआई बैंक में। अब इसके नाम को फिलहाल मैं यहां से हटाकर यहां लिख रहा हूं। अब मैं दीपक पाठक मुझे मंथन से पैसे लेने हैं, मान लो 20,000। तो मैंने बोला मंथन भाई लाओ पैसा दो। तो मंथन ने क्या करा? एक ऑलरेडी बैंक के द्वारा जारी किया गया चेक काटा, उस पे 20,000 यहाँ डाले और यहाँ 20,000 ऐसा अकाउंट पे ही कर दिया कि सारा पैसा अकाउंट में जाए। यहाँ साइन कर दिया और ये चेक उसने मुझे दे दिया। असल में ये जो अगली प्रक्रिया वो बाद में बताऊंगा। असल में मंथन ने अपने बैंक को ऑर्डर दिया कि आप 20,000 रुपए इस पेई को ट्रांसफर कर। तो नॉर्मल बिल्स ऑफ एक्सचेंज और यहां पर फर्क ये है कि यहां ड्रॉई हमेशा बैंकर होगा। ओ, और नॉर्मल बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई कोई भी। आया समझ? अब देखो जी, तो ये जो बैंक को आपने बोला, तो बैंक आपसे बिना पूछे पैसे दे देगा? क्या बैंक आपसे बिना पूछे पैसे देगा? यानी कि बैंक आपसे बैंक अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट से दीपक पाठक को पैसा हमेशा आपकी डिमांड पर देगा, जब भी आप डिमांड करो। चेक ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड होता है, और चेक भी एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है। बट यहाँ कंपलसरी 3 पार्टी होती है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देर में भी 2 पार्टी। ऑल वेल, अब आ जाओ जी ज्ञान देवताओं, इधर आ जाओ। चेक की डेफिनेशन, इट इज ए व्हाट? ड्रॉन अपॉन ए स्पेसिफाइड बैंकर एंड ऑलवेज पेबल ऑन, एंड इट इंक्लूड्स एन इलेक्ट्रॉनिक और एक ट्रंकेटेड। क्या लिखा है? क्या होता है सर? फाड़ा हुआ चेक ट्रंकेटेड? पूछ भी मत ऐसा क्वेश्चन, नहीं होता। अभी सुनो, अब इलेक्ट्रॉनिक और ट्रंकेटेड के बारे में बताता हूं। अब इसी एग्जांपल में मंथन ने ये चेक दिया किसको? अब दीपक भाई का जो अकाउंट है वो तो एचडीएफसी के अंदर है। मेरा बैंक कहाँ है? तो मैं वो चेक जो डालूंगा, उस चेक को मैंने एचडीएफसी के चेक वाले उसमें डाल दिया। सही है?
अब HDFC के पास चेक पहुंचा, लेकिन वो चेक कौन से बैंक का है? तो HDFC वाला क्या करेगा, पहले क्या होता था, पहले ये चेक जो है वो फिजिकली भेजा जाता था किसको? अब बताओ कितना समय लगता होगा, और रास्ते में गुम भी हो जाते थे चेक, तो चला किसी की पेमेंट है, और फिर ICICI उसको अप्रूव करके वो चेक वापस भेजता था, फिर जाके पेमेंट आती थी। तो ये इट टेक्स अराउंड 5 to 6 days, 4 days, 8 days, इतने में तो बंदा सूख जाएगा। तो यहां पर एक अच्छी चीज लेकर आया जिसको बोलते हैं ट्रंकेटेड। अब क्योंकि समय की डिमांड कुछ इस तरीके से है, तो अब HDFC बैंक वो चेक फिजिकली ICICI बैंक को नहीं भेजता, वो इसको स्कैन करके भेजता है। स्कैन आपको बताइए, ऐसी एक बहुत ही रिलायबल सॉफ्टवेयर बैंकों के पास होते हैं, तो वो उनको जो है वो स्कैन कर कर सेंड करते हैं किसके पास? बैंक के पास। इमीडिएटली पहुंच गया, बैंक उसको देख के इमीडिएटली अप्रूवल देता है, और फिर बैंक इमीडिएटली पैसा ट्रांसफर कर देता है। तो अब ना चेक पास होने में भी 1 दिन 2 दिन, मतलब बहुत अर्जेंट है तो 1 आवर 10 मिनट्स में भी चेक पास हो जाता। आ गया समझ में? ऑल वेल मालिको? तो आपका 1 आवर में भी चेक पास हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रंकेटेड चेक। अब इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक चेक ना एग्जैक्ट मिरर इमेज होता है ओरिजिनल चेक का। मैं हर क्लास में ना जब भी नेगोशिएबल होता है तो मैं अपनी चेक बुक लेकर आता हूँ। मैं आज मेरे ध्यान में नहीं रही, भूल गया, मैं आपको दिखाता है। एक तो फिजिकल चेक होता है, फिजिकल देखा है सबने चेक, और एज इट इज इलेक्ट्रॉनिक चेक होता है जो मिरर इमेज होता है, बस वो इलेक्ट्रॉनिकली हम किसी को देते हैं, बस सब कुछ सेम होता है। मैंने भी इशू किया हुआ है 2015-14 में एक्सिस बैंक का, तो वो मेरा इलेक्ट्रॉनिक चेक है। ऑल वेल? आ जाओ बेटे, आया समझ में? आ रहा है ज्ञान देवता? It is a bills of exchange drawn upon a specified banker and always payable on demand, and it includes an electronic check and truncated check. अब चेक में कितनी पार्टीज होती हैं? तो पार्टीज होती हैं 3। तो पहले वाले को मैंने क्या नाम दिया? इट मीन्स अ मेकर ऑफ द चेक। दूसरे वाले को क्या नाम दिया? तो इन केस ऑफ ए चेक द बिल इज ड्रॉन अपॉन ओनली ए, एंड पेई कौन होता है? जिसके फेवर में चेक को, या मैंने सेम एक एग्जांपल दिया हुआ था, दीपक पाठक ड्रॉवर है, इसका सेविंग बैंक ICICI में, संस्कृति पेई है, साइन करा चेक इन फेवर ऑफ संस्कृति, संस्कृति का बैंक HDFC में, संस्कृति ने HDFC में बैंक डाला, चेक डाला, उन्होंने वहां से स्कैन करवाया, वहां से अप्रूवल आई, पेमेंट की बात खत्म, ट्रंक हो गया। सही है? बोलो भाई, आया ना? जो नॉर्मल चेक होता है वो ट्रंक होता है, और इलेक्ट्रॉनिक चेक। अब चेक के कुछ यूनिक फीचर है। अब एक बार बताओ मंथन, तेरा बैंक अकाउंट ICICI बैंक में, तो चेक मुझे तू कौन से बैंक का देगा, या किसी और का देगा? देना बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा का। द चेक इज ऑलवेज, अच्छा चेक में ना स्टैंप ड्यूटी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? अरे भाई वो चेक बैंक में अकाउंट खुलवा के ही आया होगा ना, बैंक में अकाउंट कैसे खुलता है? ऐसी, अंकल अकाउंट खोल, ले बेटे अकाउंट, जा बाय। ओ भाई वो हालत खराब कर देते हैं, ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट ये साइन, है ना? तो स्टैम्प मतलब क्या होता है? एक ऑथोराइज, और मेरा तो बैंक अकाउंट है ऑलरेडी, तो मैं ऑथोराइज बंदा तो हूं, तो देयर इज नो नीड ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक। ऑल वेल?
तो चेक हमारे दो टाइप के हैं। सबसे पहला है मेरे बच्चे फिजिकल चेक, जिसको आप ट्रंकेटेड चेक भी कहते हो। तो इट मीन्स अ फिजिकल चेक विच इज स्कैन्ड बाय द क्लियरिंग हाउस और कलेक्टिंग बैंकर फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो देखो स्कैन करता है कौन, क्लियरिंग हाउस और कलेक्टिंग बैंकर यहाँ कौन है, ताकि इलेक्ट्रॉनिकल ट्रांसमिशन बढ़ाई जा सके, फिजिकल वाली खत्म की जा सके। फिजिकल टाइम टेकिंग बहुत है। आ गया जी। और इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या कहता है, इट मीन्स अ चेक विच मीन्स एग्जैक्ट मिरर इमेज। यही बोला था ना लाइन मैंने। पेपर चेक का आप कभी गूगल करना है, ई इमेज आ जाएगी आपके चेक की, वो एग्जैक्ट मिरर इमेज, and is generated, written and signed in a secure system, that is by use of digital। तो डिफरेंस क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक के बीच में? सबसे पहला डिफरेंस है सेक्शन 5 बिल ऑफ एक्सचेंज का और चेक का क्या है? बिल कैन बी ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन इंक्लूडिंग अ बैंकर, बट चेक किस पे होता है? सिर्फ चेक किसी आम आदमी पे आप ड्रॉ, बिल में स्टैंप लगता है, चेक में नहीं लगता। बिल में एक्सेप्टेंस की नीड होती है, लेकिन बैंक में नहीं होती। आपने किसी को चेक दिया तो बैंक आपको फोन थोड़ी कर, सर दे दी साले मेरा साइन है, मैंने ही तो दिया है चेक। वहां सिर्फ पेबल ऑन, ठीक है, डन है, ऑल वेल। वो एक्सेप्शनल सिचुएशन, 5 करोड़ किसी को दे रहा हूं, वो अंबानी के लिए हायर थोड़ी है, दीपक पाठक के लिए हायर है वो। तो दीपक को जरूर कॉल आ जाएगा, सर वो 5 करोड़ का चेक आया है, तो दे दे पैसे, कोई बात नहीं, पूछ के करें। लेकिन अंबानी को कॉल नहीं आएगा 5 करोड़ के चेक के लिए, अंबानी बैंक बंद करवा देगा। टाइम वेस्ट कर दिया तूने, तेरे 3 मिनट की वजह से। वो पर मिनट का 20,000 रुपए कमाता है अंबानी, पर मिनट का 20,000 रुपीज पर मिनट। जितनी तुम्हारी अभी क्लास हुई होगी, अंबानी ने कितना 60 मिनट की मान लो क्लास है, तो ये दुनी 12 लाख रुपए कमा ली। अब तुम अपने आप पे अफसोस करो, सही है, ओके। और इससे भी ज्यादा, ये उसकी पर्सनल इनकम की बात कर रहा हूं मैं, कंपनियों की नहीं, पर्सनल, अपनी खुद की इनकम, ठीक है। रिटायर, उनको रिटायरमेंट की जरूरत क्या, वो रिटायर ही है, वो बस मौज करते हैं जिंदगी की। देखो जो जिंदगी में जितना अमीर होता है वो उतनी मजे करता है। काम तो गरीब लोग करते हैं, अमीर बंदे बस स्ट्रैटेजी बनाते हैं। वो 1-2 बजे जाएंगे, उनका टाइम घर में पास हो गया, अब वो गए 2-3 घंटे काम किया एंड देन वापस आ गए। वो इनका इतना ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। आगे समझ में। और जो नॉर्मल क्लास का पीपल होता है उसका क्या सीन है, 9 से 5 की जॉब है, अब जॉब भी है गुड़गांव, 9 से 5 तो बोलो ही मत, 9 से शाम तक बॉस जो चाहेगा, आने का तो भूल जाओ प्राइवेट ऑफिस में। तो इसीलिए आप लोगों को पढ़ाई करने के लिए बोला है, खुद का बॉस बने, है ना जी। इसलिए आपको बोला जाता है दैट कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई। अब है अगला कंसेप्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो कुछ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की क्लासिफिकेशन यहां पर मैं आपको करवा रहा हूं। वो क्लासिफिकेशन क्या है, जरा ध्यान से सुने। सबसे पहला है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। कौन सा बच्चों? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। अब ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या कह रहा है, तो कहता है इट मींस द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू ए पर्टिकुलर पर्सन और हिज ऑर्डर
और पेबल टू ए पर्टिकुलर पर्सन विदाउट कंटेनिंग द वर्ड ऑर्डर। जैसे मुझे बहुत ही सेफर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इश्यू करना है, तो मैंने सीधा लिख दिया पे टू आर ओनली। मतलब पैसा जो है किसको मिलेगा, सिर्फ आर को, यानी कि आर अब ये ट्रांसफर आगे नहीं कर सकता। या मैंने लिखा पे टू आर और इज, मतलब अब आर को पैसों की जरूरत पड़ी, आर ने एम को दे दिया, तो वहां आर का नाम कट के किसका आ गया, एम ने एन को दे दिया, एन ने ओ को दे दिया, और बियरर तो है नहीं। अभी मैं फिलहाल कौन सा इंस्ट्रूमेंट बता रहा हूं, जैसे लिखा है पे टू आर और ऑर्डर या पे टू आर, तो एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कैन बी नेगोशिएटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनना सब प्यार से। ₹100 का नोट जब भी आप किसी को देते हो, तो क्या आप उस नोट पे अपना नाम लिखा हुआ काट कर सामने वाले का लिखते हो? ऐसे तो नोट दिखना ही बंद हो जाएगा 2-4 बार ट्रांसफर होने के। क्या आप अलग से कोई साइन सिग्नेचर करते हो? वो तो नोट है, उठाया और दे दिया। क्योंकि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, और बियरर इंस्ट्रूमेंट में किसी का कोई नाम लिखने की आवश्यकता। लेकिन अगर कोई ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मैंने लिखा पे टू राहुल और इज ऑर्डर, अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, अब मान लो कि वहां पर अब पे टू राहुल, राहुल ने इंडोर्स कर दिया किसी और को, तो राहुल का नाम कटा, और किसका, मान लो संजीव, संजीव का कटा तो मान लो राघव। तो अगर ये नाम कट के डिलीवरी हो रही है, देन दिस इज कॉल्ड व्हाट, इंडोर्समेंट। एंड देन और नेगोशिएबल में बेयरर इंस्ट्रूमेंट होता है मेयर डिलीवरी। कैसा लगा बच्चे? बेटे कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो देखते हैं। तो हमेशा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि नाम लिखा हुआ है, वो जब भी ट्रांसफर होगा वो इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी के साथ होगा। सही है। अब है मेरा बियरर इंस्ट्रूमेंट, जरा इसको भी देख लेते हैं। तो बियरर के बारे में कहता है, इट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग द वर्ड बियरर। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें वर्ड क्या कंटेन किया हुआ है, बियरर। और द ओनली एंड लास्ट इंडोर्समेंट इज ए ब्लैंक इंडोर्समेंट। सही है। इट मीन्स एन इंडोर्समेंट इन विच इंडोर्सर पुट इज सिग्नेचर विदाउट राइटिंग द नेम ऑफ, कोई नाम नहीं, सीधा लिखा पे टू रवि और बस भाई। चलो जी, अब ये ट्रांसफर होता रहेगा अपने आप, ये बिल्कुल नोट की तरह है, कुछ नहीं करना, उठाया ना देना पेपर। देखो होता इसमें रिस्क भी बहुत है। हो गया तो हाँ, ओनरशिप क्लेम ये वो बड़ा पंगा है, इसीलिए आपको पहली क्लास में बताया था ना, सेक्शन 31 ऑफ आरबीआई एक्ट, बियरर इंस्ट्रूमेंट सिर्फ गवर्नमेंट और आरबीआई इशू करते हैं। जैसे ये जो 100 रुपए 10 रुपए का नोट है, किसने किया है? गवर्नमेंट। अब कहता है नेगोशिएशन ऑफ बियरर इंस्ट्रूमेंट, तो बियरर इंस्ट्रूमेंट का नेगोशिएशन होता है ओनली बाय मेयर। यहाँ सेक्शन 31 आ गया, देखो, नो पर्सन अदरवाइज आरबीआई कैन इशू मेक एनी प्रोमिसरी नोट टू बियरर ऑफ द। आ गया समझ? क्लियर है जी? तो अभी मैंने आपको ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बताया और बियरर बताया। अब एक होता है टाइम इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब टाइम इंस्ट्रूमेंट मतलब जिसमें समय का स्पेसिफिक लिखा होता है, जैसे लिखा है कि ए प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ए टाइम इंस्ट्रूमेंट व्हेन इट इज मेड पेएबल।
एक प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज को आप टाइम इंस्ट्रूमेंट बोलोगे व्हेन विच इज मेड पेबल। एक मिनट, हमारी क्लास कितने बजे तक है? ठीक, मैंने मैसेज देखा नहीं था। कहाँ है हमारा सितंबर? आ जाओ, आ जाओ मेरे पागलों दोस्तों। अब देखो, टाइम इंस्ट्रूमेंट, ए प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ए टाइम इंस्ट्रूमेंट व्हेन इट इज मेड पेबल आफ्टर ए स्पेसिफाइड, जैसे आई प्रॉमिस बी टू पे ₹50,000 आफ्टर। देखो यहां पर क्या है, 3 मंथ, या किसी स्पेसिफिक डे पे होता है, जैसे आई प्रॉमिस टू पे बी ₹50,000 ऑन 1 Jan 24। या आफ्टर साइट, आफ्टर साइट का मतलब होता है, जैसे लिखा है 10 days आफ्टर साइट। आफ्टर साइट मतलब ऑन प्रेजेंटमेंट, जिस दिन आप मेरे को डॉक्यूमेंट दोगे उसके 10 दिन बाद में आपको पैसे देंगे। और लिखा होता है ना एट साइट, एट साइट मतलब होता है जब दोगे तब पैसे ले जाना, जब जागो तब सवेरा। ऑल वेल, तो इसको मैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहता हूं? टाइम इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला है मेरा डिमांड इंस्ट्रूमेंट। डिमांड इंस्ट्रूमेंट मतलब जब आपकी डिमांड हो, मैंने क्या बोला, एट साइड या ऑन प्रेजेंटमेंट या ऑन, जहां टाइम का मतलब पेमेंट का टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, जैसे लिखा है आई प्रॉमिस टू पे 50,000 ऑन डिमांड एट साइड, तो आप आओ और ले जाओ। समझ गए? कोई दिक्कत? ऑर्डर आ गया, बियरर आ गया, टाइम आ गया, डिमांड आ गया। पांचवा सुनो, इन लैंड इंस्ट्रूमेंट, इंग्लैंड नहीं, इन लैंड। क्वेश्चन आता है इसके ऊपर से। अब इन लैंड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो सब समझना अच्छे से। A negotiable instrument is called as inland instrument if, कोई भी negotiable instrument को आप inland instrument बोलोगे अगर if it is made or drawn in India, आपने बनाया हो और ड्रॉ किया हो कहां पर, एंड, ये कंडीशन साथ में प्लस है, ठीक है, और नहीं है, अथवा नहीं है, प्लस है। एंड पेबल हो कहां पर, और ड्रॉन अपॉन ए पर्सन रेजिडेंट इन, तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन प्लस ये वाली कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तो फिर वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। दोबारा पढ़ो, ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज इनलैंड इंस्ट्रूमेंट इफ इट इज मेड और ड्रॉन इन इंडिया एंड पेबल इन इंडिया और ड्रॉन अपॉन ए पर्सन रेजिडेंट इन, तो या तो पेबल इंडिया में हुआ हो या ड्रॉ हुआ हो उस बंदे के ऊपर जो पर्सन रेजिडेंट हो कहां का, इंडिया। ठीक है, डन भाई, कोई दिक्कत? तो सिंपली अगर हम बोले तो सिंपली एन इंस्ट्रूमेंट विल बी कॉल्ड एज इनलैंड इंस्ट्रूमेंट इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। मैंने और इसको सिंपल कर दिया। नंबर ए, इट ड्रॉन एंड मेड इन इंडिया एंड पेबल इन इंडिया। ये ड्रॉ और मेड हुआ है इंडिया में और पेबल कहां हुआ है,
या ड्रॉन और मेड इंडिया में हुआ है और ड्रॉन अपॉन पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। देखो पेबल या पीआरआई में से कोई एक, बाकी ये सेम है दोनों में। ऊपर वाली बात है, ड्रॉन एंड मेड इन इंडिया, या तो पर पेबल इन इंडिया हो या बेशक इंडिया से बाहर पेबल हो बट वो बंदा रेजिडेंट इंडिया का हो। एग्जाम्पल के बिना मजा नहीं आएगा, तो इसीलिए देखो मैंने बहुत प्यारा एग्जाम्पल दिया हुआ। ए बिल ड्रॉन इन दिल्ली ऑन अ ट्रेडर इन लंदन। एक बिल ड्रॉ हुआ है कहां पर, और ट्रेडर कहां का है, और पेबल कहां हुआ है, ये कौन सा बिल है, कैसे पता लगा? ड्रॉ कहां हुआ है, ट्रेडर लंदन का है ना, मतलब कि पेबल इंडिया में नहीं है, नहीं पेबल इंडिया में है, तो एक कंडीशन चाहिए ना मेरे को, वो सेटिस्फाइड हो गई ऊपर वाली। फिर है ए बिल ड्रॉन इन दिल्ली ट्रेडर ऑफ आगरा पेबल इन लंदन। तो बेटा ये भी इनलैंड है क्योंकि ट्रेडर कहां का है, और आगरा का बंदा पीआरआई होगा या नहीं होगा, पर्सन रेजिडेंट ऑफ, समझ गए? और फॉरेन बिल क्या होता है, फॉरेन बिल वो वाला बिल होता है जो इनलैंड बिल नहीं होता, वो फॉरेन होता है। जैसे मान लो बिल ड्रॉ करा दिल्ली में, मर्चेंट लंदन का है और पेबल भी लंदन में, तो वो दूसरी कंडीशन फुलफिल। आ गया जी समझ में? अब अगला कंसेप्ट है हमारा इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। पानी लाया कोई, कोई है? दे 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 दे। आ जाओ। आ जाओ बच्चों, सब लोग क्लास में आ जाओ। अब बेटे मेरा है प्रिविलेज इन केस ऑफ इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। तो एक इंस्ट्रूमेंट है आपका, ये भी क्वेश्चन में एग्जाम में आता है, इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। इनको हेट करो भाई। इनकोहेट का मतलब होता है मेरे बच्चे इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। जैसे क्या हुआ, एक स्टैंप, एक मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट तैयार किया, उसमें स्टैंप भी, स्टैंप ड्यूटी जो है वो 2 लाख तक की है। ड्यूटी की ना एक वो होती है, लिमिट होती है, जैसे इतने अमाउंट का करोगे तो इतनी ड्यूटी। जैसे एक स्टैम्प पेपर अगर आप लेते हो तो 0 से लेकर 10,000 रुपए तक का अगर बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट है तो इसी स्टैम्प पेपर में काम चल जाएगा। एक दूसरा स्टैम्प पेपर होता है जिसमें 10,000 से 50,000 तक के लिए ये स्टैम्प पेपर है। अब बंदे ने ये स्टैम्प पेपर लगाया बट पेमेंट उसको करनी थी 15,000, तो स्टैंप ड्यूटी तो पूरे पेपर पे जा रही है, 50,000 तक की लिमिट है, तो मान लो 15,000 का वो था बट स्टैंप पेपर उसने लगा दिया, और उसने क्या करा, उसने आपको पेपर दे दिया बट उसमें अमाउंट जो है वो नहीं लिखा, आपको दे दिया आप भर लेना, और आपने क्या करा, 15,000 भरने थे, कितने भर लिए? आ गया समझ? नहीं आया? जिसे आपने बॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा, वो ऐसे लेफ्ट कोट से एक चेक बुक निकालते हैं, साइन करते हैं, बोलते हैं अमाउंट भर लेना, वो इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट होता है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? इनकोहेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लैपटॉप थोड़ा रुक गया है, 1 मिनट रुक जाते हैं। यस,
तो inchoate instrument means an incomplete instrument, and this type of instrument arise, ये incomplete instrument होता है। कौन सा? And this type of instrument arise when a person signs and delivered a duly stamped instrument to and authorize that person to fill a specified amount। और उसको हम क्या कर रहे हैं? ऑथोराइज कर रहे हैं कि तुम एक स्पेसिफाइड अमाउंट के अंदर फिल कर दो, भर दो। ऑल वेल। प्रॉब्लम देखो, ऐसा किया तो करने में गड़बड़ नहीं है। प्रॉब्लम अराइजेस when the authorized person fill the excess amount and endorse it to an innocent person, which is now HDC can recover whole amount of the instrument from all prior parties। उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके पास ऑल वेल। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? फुल क्लैरिटी? इसने तुझे तो नहीं बोला कि सर को बोलिए फिर से समझाएंगे, मैं पानी लेने गया था? ठीक है, फिर सुनते हैं, ध्यान से सुनना। ए ने बी को एक इंस्ट्रूमेंट दिया। इंस्ट्रूमेंट में अमाउंट जो है ए ने बोला आप खुद फिल कर लेना, और उस इंस्ट्रूमेंट की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, मतलब उस पर जो स्टैंप ड्यूटी थी, मान लो कि ए को देने थे 20,000, बट स्टैंप ड्यूटी 50,000 तक की वैलिड थी। तो पहली बात तो ये जो विदाउट अमाउंट का इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, इस इंस्ट्रूमेंट को मैं क्या कहता हूं? अब बी ने क्या करा? बी तेज चैनल निकला। बी ने 20 भरने थे, 20 ने 50,000 भरे और आगे सी को दे दिया। अब सी कौन है? ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है। अब ये पिछले दोनों को कैच कर सकता है। ऑल वेल बॉस। तो जी आ जाओ। तो बी साइंस एन इनकोहेट बिल एंड ऑथोराइज मिस्टर ए टू फिल ₹1000, बट द स्टैंप ऑन बिल इज सफिशिएंट। ए ने फ्रॉडुलेंटली भरे कितने? C bought the bill in good faith for price, and so C will be HDC. Here C can validly recover 10,000 from prior। आ गया? तो देखो कितने, अभी ये अच्छी अच्छी क्लासिफिकेशन करवाई है मैंने आज। ऑर्डर, बियरर, टाइम, डिमांड, इनलैंड, फॉरेन, इनकोहेट। ऐसा कोई टॉपिक है जो अभी तक समझ से परे है? एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट। बेटे एम्बिग्यूअस वर्ड का मतलब तो सब जानते हो। अच्छा, 2 लेक्चर में लॉ खत्म हो जाएगी आपकी। आज के बाद पूरा सिलेबस आपका 2 लेक्चर में। आज के बाद 1 लेक्चर और लगेगा नेगोशिएबल का, एंड इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो 5 मार्क का आपका आता है, वो 1 क्लास के अंदर हो जाएगा। तो आपका और हमारा 2 क्लास का साथ है। उसके बाद भी होगा। हम कहाँ जा रहे हैं? मतलब कमिटमेंट वाली बात। सिलेबस हो गया, टेस्ट भी चल रहे हैं, रिवीजन हर क्लास में साथ साथ चल रही है, बट उसके बाद भी कुछ क्लासेस हम लेंगे, कुछ वीकली में देखेंगे क्लास लेके, और लंबी सी, जिसमें आपके कुछ डाउट्स हैं, थोड़ा बहुत रिवीजन करवाएंगे। ऑल वेल। देखो अब कितने दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब अगस्त सब आ गया। ऑलमोस्ट 4 महीने हमें कंसिस्टेंटली, मेरी क्लास लगभग 4 महीने में रोज हुई है? फर्स्ट भी मेरी थी, क्या बात है। तो अच्छा, आप सभी के साथ है। अब आपके पास ये जब कोर्स खत्म होता है, हमारे सर कहते हैं जब कोर्स एंड में होता है तो आप समझ लो गाज गिर चुकी है। मतलब अब युद्ध जो है वो सर के ऊपर बैठा हुआ है। अब आपको युद्ध स्तर पर स्टार्ट करना है, वॉर लेवल।
और वॉर में ना तो भूख होती है, ना प्यास होती है, ना क्या कपड़े पहने उसका सोच होता है, कुछ नहीं, बस वॉर में स्ट्रेटेजी होती है। ये हमारे सर क्लास में बोलते थे। अच्छी बात है, हमेशा कॉपी करनी चाहिए, क्रेडिट भी देना चाहिए, इससे सीखा है। सही है। तो अब आपकी ये वॉर लेवल स्टार्ट हो चुका है। अपने घर पे दिन रात एक करो। देखो रिजल्ट भी इंस्टीट्यूट ने अभी परसों जो दिया है वो बहुत ही कम रिजल्ट दिया है। अच्छा मैं एक बार बताऊं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रिजल्ट दिया है। इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, मेंटेन किया हो। किसने बोला? स्टैंडर्ड कभी परसेंटेज में नहीं होता, स्टैंडर्ड वेरी करता है उस सिचुएशन को देखते हुए। जैसे किसी की डेथ पे जाओगे, परफ्यूम मार के जाओगे? हैं? डेथ पे गए, बिल्कुल कपड़े वपड़े पहन के, हाँ भाई कहाँ मरा है, कहाँ है लाश? एक बार मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, मैं गया डॉक्टर के हॉस्पिटल में, कहा लाश कहाँ है? उसने मेरे को इतना भगाया, कह रहा है सालो तुम कौन हो तुम? तो मैं इसका दोस्त हूँ। फिर वो हंस गया, कह रहा अच्छा समझ गया। ठीक है, तो आ जाओ एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। अब एम्बिगुअस मतलब होता है अनक्लियर इंस्ट्रूमेंट। सही है ना, दोस्त ऐसे ही तो करते हैं। अच्छा उसके मुंह पे बोल लो दोस्त की कोई टेंशन नहीं, कुछ भी बोल लो, कुछ नहीं। वही अपने पार्टनर को बोलते वक्त सोचना पड़ता है ना? जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, वाइफ होता है, तो थोड़ा सा सोच माइंड लगाना पड़ता है कि ये लाइन क्या बोले। दोस्त को तो कुछ माइंड है ही नहीं, बोल वाले गालियां दो दो चार, मारो साले को, बोलो चल तुझे बर्गर खिलाऊंगा आप, तो कहता चल। पिट पुट आके कहता चटनी कहाँ है बे? आ जाओ जी, आ जाओ। क्या? तो अगला है मेरा एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। तो एम्बिगुअस में क्या हुआ, देखो सल्लू ने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा, किस पे? सलमान पे। और फिर सल्लू ने इंडोर्स कर दिया किसको? अब बताओ एसआर के किससे पेमेंट लेने जाएगा, सल्लू से या सलमान से? वो सलमान के पास गया, सलमान कह रहा मैं तो सल्लू हूं। वो सल्लू के पास गया, होता मैं तो सलमान हूं। है कंफ्यूजन या नहीं? तो नाउ अब एसआर के जो है कैन ट्रीट द इंस्ट्रूमेंट एज ईदर बिल और प्रोमिसरी नोट। अब वो इस इंस्ट्रूमेंट को या तो बिल या प्रोमिसरी नोट अपने अकॉर्डिंगली मान लेगा। However, once decision is taken about the nature of instrument, it cannot be changed. अब या तो वो उसको बिल मान ले या तो क्या मान ले, ऑल वेल। तो एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? व्हेन ड्रॉवर एंड ड्रॉई आर द ऑल वेल। चलो जी, अब अगला टॉपिक है हमारा नेगोशिएशन। बहुत आसान टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। नेगोशिएबल नहीं कह रहा, नेगोशिएशन कह रहा है। नेगोशिएशन मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप या टाइटल। नेगोशिएशन मतलब ट्रांसफर करना, नेगोशिएबल मतलब ट्रांसफर करना। देखो चेंज इन द टाइटल ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जैसे मैंने एक नेगोशिएबल आपको दिया, तो अब आप क्या बन जाओगे? होल्डर इन ड्यू कोर्स। आपने किसी और को दिया तो वो क्या बन जाएगा? तो एज पर सेक्शन 14, व्हेन ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन सो एज टू कॉन्स्टिट्यूट दैट पर्सन द होल्डर देयरऑफ, द इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी नेगोशिएबल। सही है, समझ गए? तो अब नेगोशिएशन के मोड क्या होते हैं? देखो अगर कोई बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो कैसे नेगोशिएट कर दो? बाय डिलीवरी। बियरर है तो कैसे करोगे? जैसे नोट है, 500 का नोट बियरर है, वो मैं बस बाय मेयर डिलीवरी दे दूंगा आपको, हो गया काम। आ गया समझ? तो नेगोशिएशन बाय डिलीवरी कह रहा है एज पर 47 द ओनरशिप ऑफ बियरर इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय इट्स एक्चुअल डिलीवरी टू अदर पार्टी, ऑल वेल। एंड द डिलीवरी मस्ट बी, अरे नहीं धमका के कोई ले रहा है आपसे, वो नहीं होना।
समझ गए? तो ये मेरा क्या है, नेगोशिएशन बाय डिलीवरी हो गई। अब दूसरा है नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, अभी समझाया पीछे। जैसे कि कोई ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, वो मैं नेगोशिएशन क्या बाय बियरर कर सकता हूं? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में क्या करूंगा? तो एज पर सेक्शन 48 द ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कैन बी नेगोशिएटेड बाय इंडोर्समेंट अपॉन द, पहले इंडोर्स करो और फिर, तो इंडोर्समेंट क्या होता है भाई? साइन करो या तो फेस पे या बैक पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे, और अगर पेपर भर गया तो अलग से एक और पेपर चिपकाओ, स्टेपल करो और उस पे साइन करो। सही है? A piece of paper if there is no space on negotiable instrument for the purpose of negotiation. The party who endorsed the instrument is called as endorser and the other person या party is known as endorser. सही है? All well जी? यहाँ एक एग्जाम्पल है, जरा ध्यान से सुनना। M drew a check amounting to Indian rupees 2 lakh payable to N and subsequently delivered to him. After receipt of check, N endorsed the same to C but kept in its safe locker. After some time N मर गया और P ने वो चेक फाउंड कर लिया N के सेफ लॉकर से। क्या ये इंडोर्समेंट है? नहीं। इंडोर्समेंट मतलब मैं आपको दूंगा। इंडोर्समेंट मतलब सिर्फ साइन नहीं करना, डिलीवरी भी तो है। यहाँ डिलीवरी कहाँ हुई है? नहीं हुई ना? तो डज नॉट बिकम द होल्डर ऑफ चेक, नेगोशिएशन वाज नॉट कंप्लीटेड बाय डिलीवरी ऑफ चेक टू। ऑल वेल? दोनों काम करने, इंडोर्समेंट भी और डिलीवरी भी। अब अगला पॉइंट है मेरा, डिसओनर ऑफ द चेक फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ द फंड इन अकाउंट। ये अच्छा पॉइंट है। अच्छा, ये मैंने प्रॉपरली पूरा लिखा हुआ है। डिस बेटे ओके, यहां तक जो अभी तक पढ़ा, बुक से भी करेंगे प्रॉपर, बुक से, इसलिए मैं एक क्लास और ले रखी है आपकी, ताकि बुक से भी हो जाए। अभी तक का सारा क्लियर है? मैंने बड़े प्रेम से पढ़ाया आपको नेगोशिएबल, बहुत आराम से रिलैक्स हो गए, क्योंकि नेगोशिएबल ऐसा चैप्टर है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट और कंपनीज एक्ट, ये आप जितना रिलैक्स मोड में पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है? ये नेगोशिएबल 10 के आसपास, 8-10। डिसओनर ऑफ चेक फॉर सफिशिएंसी, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड इन अकाउंट। आपके अकाउंट में फंड जो है वो इनसफिशिएंट है। बड़ा अच्छा ये पॉइंट है, याद रखना बहुत अच्छे से। आपने किसी को चेक दिया, जैसे कि मैं टीपी, मैंने मंथन को चेक दिया। अभी को बताओ, बिजनेस चल रहा है, मैंने मंथन को 5 लाख का चेक दिया, बस मंथन को आगे काम हो गए नहीं होंगे? तब बताओ। तो डीपी ने मंथन को 5 लाख का चेक दिया, तो मंथन ने आगे कुछ कमिटमेंट की होगी या नहीं कमी होगी? आया ना? और वो चेक क्या हो गया? मंथन की आगे वाली कमिटमेंट क्या हो गई होगी? इसकी बेइज्जती भी हुई होगी। फालतू बोलता है, काम में ही मंथन है, फिर बस की नहीं है कुछ, झूठ बोलता है। आईसीआईसीआई में 1 लाख है। नहीं समझे? मार्केट में लोग तरह तरह की बातें करेंगे, गुडविल खराब हो रही है। अब आप देखो, मैं ही आपको चेक दूं, मान लो किसी बच्चे को, और चेक डिसऑनर हो जाए, तो बताओ मेरी कितनी बेइज्जती करोगे आप लोग? क्लास में आपस में बहुत फालतू बोलता था। ये म्यूचुअल फंड करेंगे। ये पढ़ाएंगे, बस किए इनकी पढ़ाना। 15,000 का चेक इन्होंने डिसऑनर दिया है। अब बेशक उसमें रीजन कुछ भी हो, शायद मेरा साइन मैच ना हुआ हो, कभी कभी हो जाता है, बट आप तो ये बात पूरी मार्केट में फैलेगी। फिर 15,000 तो बैंक में नहीं है इसके, तभी तो स्कूटी पे आता है। साला फालतू बोल रहा है, समझे बात को? दाढ़ी कटवाने के पैसे नहीं है, क्लास पढ़ाने आ गया। भाई बड़े 40 लोग 40 तरीके की बातें करते हैं। लोगों की सोच का आप कुछ नहीं कर सकते।
इसलिए सोचो ही मत, जो सोच रहा है सोचने दो। बट सर मेरे को किसी ने चेक दिया, मैंने आगे कमिटमेंट की हुई है और चेक डिसऑनर हो गया, मेरी भी बेइज्जती, अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, यानी मंथन अब मुझे नहीं छोड़ेगा। बेटे गिरीवान मत पकड़ लियो बस, ठीक है। तो डिसऑनर हुआ तो अब क्या होगा, तो डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड इन द अकाउंट, सेक्शन 138 है, इंपॉर्टेंट है। तो इन केस वेयर पेई डिपॉजिटेड चेक इन बैंक बट चेक डिसऑनर्ड ईदर बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, then it will be a criminal offense and punishable with imprisonment up to 2 years or fine up to twice the amount of the check or book, ठीक है। लेकिन याद रखना ये सिचुएशन तभी, मतलब ये जो फाइन है 2 साल का और अमाउंट का जो डबल है ट्वाइस जो है, ये तभी आपके ऊपर अप्लाई होगा, सेक्शन 138 शैल नॉट अप्लाई अनलेस बिलो गिवन कंडीशन आर कंप्लाइड विद, जब तक आप नीचे की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर लेते। Check has been presented to the bank within a period of 3 months from the date on which it is drawn or within the period of its validity whichever is earlier। मतलब मैंने जो आपको चेक दिया वो 3 महीने के अंदर आपको डिपॉजिट कराना, या उसकी जो भी वैलिडिटी है उस टाइम में। जैसे मैंने आपको 15 अगस्त को बैंक बंद होता है, 10 अगस्त को बोला और आप जाके 10 अक्टूबर को पहुंचे, तो फिर मेरी गलती। और दूसरी बात, पेई, अब चेक डिसऑनर हो गया तो पेई जो है वो राइटिंग में, पेई गिव नोटिस टू ड्रॉवर इन राइटिंग विद इन 30 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट डिसऑनर ऑफ चेक। जब भी बैंक ने पेई को बताया जी आपके द्वारा चेक जो दिया गया था वो डिसऑनर हो गया है, उस दिन के बाद 30 दिनों के अंदर पेई जो है ये इंफॉर्मेशन राइटिंग में किसको देगा, नोटिस, ड्रॉवर को। भाई यार ये क्या बात है यार, क्योंकि चेक डिसऑनर होने के रीजन सिर्फ इनसफिशिएंसी ऑफ फंड नहीं होते, और भी कई रीजन होते हैं, या इनसफिशिएंसी भी है तो उसमें भी कुछ हो सकता है। तो ड्रॉवर अगर अमाउंट पेई को 15 दिन में, जिस दिन से उसको नोटिस दिया 15 दिन में नहीं देता, तो जाकर फिर ये वाला कंडीशन अप्लाई होगा। तो पहली बात 3 महीने में या चेक की डेट विच एवर इज अर्लियर चेक डिपॉजिट करना, जिस दिन आपको नोटिस मिला कि डिसऑनर हो गया आप उसके 30 दिन के अंदर ड्रॉवर को बताओ, उसके अगले 15 दिन में ड्रॉवर आपको पैसे नहीं देता, देन क्रिमिनल ऑफेंस है, आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन। देखो यहां लिखा है एक्स इशूड अ पोस्ट डेटेड चेक टू वाई ऑन द अकाउंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ हिज लायबिलिटी, इसमें वही लिखा हुआ है, आप देख लेना। अब है अगला प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। प्रेजेंटमेंट मतलब क्या होता है, जैसे मेच्योरिटी आ गई या जो भी डेट लिखा है इंस्ट्रूमेंट पर वो टाइम आ गया, तो आप उसको कहाँ प्रेजेंट करते हो नहीं करते, तो ये उसी की बात कर रहा है। कह रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेबल आफ्टर साइट। आफ्टर साइट क्या होता है जल्दी बताओ, जैसे लिखा है 10 days आफ्टर साइट, मतलब आज आपको डॉक्यूमेंट देना है, उसके 10 दिन के अंदर मैं क्या दूंगा, if no time or place is specified be presented to the drawee thereof for acceptance within a and in business hour on a business day। ये नहीं रात को 2:30 बजे बैल बजा रहा घर की, भाई यार ये डॉक्यूमेंट जरा, पागल है तू, 2:30 बजे रात को आ रहा है, या 15 अगस्त को फोन कर रहा हूं मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, तुम्हारा फोन आ रहा है बार बार, पतंग कट गई, बड़ा गुस्सा आता है उस टाइम पे, बड़ी बेइज्जती होती है। एक्चुअली कटने पे नहीं, वो जो पड़ोसी चिल्लाते ना आईपो, होता क्या है आईपो, आईपो छे, अच्छा काईपो बोलना होता है ना, ये हमारे आईपो बोलते हैं। अब जो भी है बेइज्जती हो जाती है। आने वाला है 15 अगस्त, तुम में से कोई पतंग मत उड़ाना, नहीं तो आईसीआई तुम्हारी पतंग उड़ाएगा रिजल्ट के साथ में, ऊपर हवा में सबको दिखाएगा छत से, ठीक है। अनसक्सेसफुल। आ जाओ आगे बढ़ते हैं बेटे, पहले उड़ा के ऊपर सबसे ऊपर ले जाएगा फिर दिखाएगा रिजल्ट, वो भी टॉर्च दिखा के, आजकल टॉर्च वाली पतंगे भी आ गई नाम के साथ, ठीक है। तो उसको सीरियस क्यों ले रहा है, मैं तो मजाक कर रहा था, तू सीरियस हो गया।
हाँ, लिखा उस पर अनसक्सेसफुल होगा, ये पक्की बात है। अगर अच्छे घर, इसीलिए तो हो जा भाई, इसीलिए अब आपके पास 1 सवा महीने, ये बिल्कुल लास्ट डे आज के महीने का 31 जुलाई। अब आप तैयार हो जाओ, समझ गए? तो इन डिफॉल्ट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट नो पार्टी देयर टू इज लाइबल टू देयर ओन इफ द ड्रॉई कैन नॉट आफ्टर रीजनेबल सर्च बी फाउंड द बिल इज दिस ओनर। अब ड्रॉई जो है वो रीजनेबल सर्च करने के बाद मिला नहीं। ड्रॉई कौन है? जिसको ऑर्डर दिया गया। क्या कर रहा है ये? जिसको ऑर्डर दिया गया वो मिला ही नहीं, तो बिल क्या हो जाएगा? And where authorized by agreement or usage, a presentment through the post office by means of registered letter is sufficient। या किसी पोस्ट ऑफिस के द्वारा आप प्रेजेंटमेंट कर सकते हो। पोस्ट ऑफिस समझ गए ना, लेकिन रजिस्टर्ड। ऑल वेल। अब प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट फॉर साइट क्या कहता है? ड्रॉइज टाइम फॉर डेलिबरेशन कहता है द होल्डर मस्ट इफ सो रिक्वायर्ड बाय द ड्रॉई ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज presented to him for acceptance allow the drawee 48 hours exclusive of public holiday to consider whether he will accept it or। अब देखो, हम ड्रॉई को ऑर्डर देते हैं ना, तो ड्रॉई हमारे दिए गए ऑर्डर पे क्या करेगा? एक्सेप्टेंस देगा। कितने कितने टाइम में? 48 आवर्स में, पब्लिक हॉलीडे को छोड़कर। ये थोड़ी हमने लिखा मैं साइन कर, जल्दी कर। सही। डेलिब्रेशन मतलब होता है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है, एग्जीक्यूशन करना। ऑल वेल, एंड दिस इज योर नेगोशिएबल एक्ट 1881। एंड का ना ये टॉपिक, ये वाला जो कराया ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिसऑनर वाला। रिपीट कर रहा हूं, चेक डिसऑनर हो गया तो मैं सामने वाले पे ड्रॉवर पे केस नहीं करूंगा। पहले देख क्या होना चाहिए। पहले कंडीशन है 3 महीने में या चेक की डेट विच एवर इज अर्लियर मैं वो डिपॉजिट करा दूं। फिर जब बैंक ने मुझे बताया पेई को कि आपका चेक डिसऑनर हो गया है, तो उसके 30 दिनों के अंदर मैं ड्रॉवर को बता दूं, और 30 दिनों के अंदर बताने के बाद उसके अगले 15 दिन में ड्रॉवर ने मुझे पेमेंट नहीं दी हो। ऑल वेल। चलो जी, जरा बुक पे आते। चलो बेटे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डन। कितनी पार्टी होती है? इट मस्ट बी इन राइटिंग, एक्सप्रेस ऑर्डर, डेफिनेट और मस्ट साइन। ये प्रोमिसरी नोट की तरह सेम है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रोसेस क्या है तो देखना बेटे मेरे, देखो, ड्रॉवर मिस्टर सैम है, उसने गुड्स दिया रीटा को जो कि ड्रॉई है, एंड ड्रॉज ए बिल ऑफ एक्सचेंज। द बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिलीवर्ड टू रीटा एंड एक्सेप्टेड बाय हर अनकंडीशनल। उसने एक्सेप्ट भी कर लिया। टाइमिंग क्या होती है? ऑन मैच्योरिटी ड्रॉवर प्रेजेंट द इंस्ट्रूमेंट टू ड्रॉई फॉर एंड ड्रॉवर रिसीव पेमेंट एंड ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट। अगर ये पूरा हो गया ना तो एक्ट की जरूरत ही ना पड़े। एक्ट की जरूरत कब पड़ती है? जब मैडम नखरे दिखा रही है। हर जगह मत दिखाओ ना नखरे। आ जाओ। तो प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बीच में डिफरेंस क्या होता है? यहाँ 2 पार्टी 3 पार्टी, यहाँ होती है अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, यहाँ होता है अनकंडीशनल ऑर्डर। ठीक है, यहाँ प्रॉमिस टू पे होता है, यहाँ ऑर्डर होता है। प्रोमिसरी नोट को एक्सेप्ट नहीं करना होता, बिल को करना होता है। पेबल टू बियरर नहीं होता, ये हो सकता है चेक। चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन द स्पेसिफाइड बैंकर पेबल ऑन। चेक 2 टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और, ये चेक की स्पेसिमेन कॉपी है, इस तरीके का ही होता होगा, साइन की कमी है, मार दो, फोटो खींच लो सर। ठीक है, अब देखो 3 पार्टी, ड्रॉवर, ड्रॉई और, अब चेक में पर्सन जो मेकर होता है ड्रॉवर, ड्रॉई हमेशा यहाँ पर कौन होगा? बैंकर, और पेई जो होता है जिसके फेवर में चेक इशू
एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेक की हो गई है। अब क्लासिफिकेशन, बियरर इंस्ट्रूमेंट ओके, बियरर मतलब नेगोशिएशन बाय मेयर, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ओके, इनलैंड, इनलैंड के ये क्वेश्चन आपको सारे करने इंपॉर्टेंट है, कर लोगे। तो इनलैंड का रूल क्या है, पेबल इंडिया में होना चाहिए या ड्रॉन अपॉन पीआरआई, ठीक है। फॉरेन क्या होता है, जो इनलैंड नहीं होता। चलो ये देखो इसका पूरा शॉर्टकट, इनलैंड क्या होता है, ड्रॉन मेड इन इंडिया, मेड पेबल या ड्रॉन अपॉन पीआरआई, इन दोनों में से एक, और ये दोनों बीच में एंड है। और फॉरेन क्या होता है, ड्रॉन इन इंडिया, मेड इन इंडिया, पेबल इन इंडिया। इनकोहेट मतलब इनकम्प्लीट, और एम्बिगुअस मतलब सर वही सल्लू। नेगोशिएशन क्या होता है बेटे, नेगोशिएशन दो होते हैं, बियरर और, बियरर में बाय डिलीवरी, ऑर्डर में इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। डिलीवरी होती है एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। चलो डिसओनर कर लेते हैं, डिसओनर पूरा करा दिया मैंने। कंसेप्ट याद रखना है, सिंपल, डिसओनर हो गया, 3 कंडीशन पहले फुलफिल करो तभी केस करना, 3 महीने और चेक की डेट विच एवर इज अर्लियर, वो मैंने बैंक में सबमिट कराया हो। दूसरा, मैंने जिस दिन मुझे बैंक ने बताया उसके 30 दिन में मैंने ड्रॉवर को बता दिया हो, और ड्रॉवर ने उसके 15 दिन में पेमेंट नहीं दी हो, देन मैं उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लूंगा। प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर, प्रेजेंटमेंट करा दिया अभी। अब ये प्रेजेंटमेंट को हमें देखना है प्रॉपर। और रूल्स ऑफ कॉम्पनसेशन, एक काम करते हैं ना, अगली क्लास का वेट क्यों करना, हमारे पास 20 मिनट है, इसको कंप्लीट करते हैं। देखो भाई, आप प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस दोगे तो ये कितने आवर में होता है, 48 आवर, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कितने में होता है, 48 आवर, ठीक है। और कोई भी जैसे एट साइट वाला है, ये आफ्टर साइट वाला है, ये आफ्टर साइट का पॉइंट है, तो रीजनेबल टाइम में, ठीक है, बिजनेस आवर और बिजनेस डे। प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट फॉर साइट, ये प्रोमिसरी नोट पेबल एंड सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट, सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। ड्रॉइज टाइम बता दिया कितना, 48 आवर एक्सक्लूसिव ऑफ पब्लिक हॉलीडे। प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू द मेकर एक्सेप्टर ड्रॉई रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये आपको प्रेजेंट करना है, मतलब बिना प्रेजेंट किए आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। प्रेजेंटमेंट के आवर क्या होंगे, बोलो, बिजनेस आवर। आफ्टर डेट और साइट वाले पे कब करना है, जो मेच्योरिटी लिखी हो ना डेट, उस टाइम पर। इंस्टॉलमेंट पे है तो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट पेबल बाय इंस्टॉलमेंट, ए प्रोमिसरी नोट पेबल बाय इंस्टॉलमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन थर्ड डे आफ्टर द डेट फिक्स, और पेमेंट फॉर ईच इंस्टॉलमेंट, हर इंस्टॉलमेंट का थर्ड डे। 3 दिन का क्या, कौन सा पीरियड होता है, ये एक दो, प्लेस कौन सा होना चाहिए, तो ए प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज मेड, ड्रॉन और एक्सेप्टेड पेबल ए स्पेसिफाइड प्लेस, कोई प्लेस होता है ना, या हवा में बातें करेंगे। ये पॉइंट आपको पढ़ने छोटे छोटे, ये वाला पोर्शन और रूल्स ऑफ कॉम्पनसेशन ये आपका होमवर्क है। चलो रूल्स ऑन कॉम्पनसेशन थोड़ा सा बता देता हूं। द कॉम्पनसेशन पेबल इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ प्रोमिसरी नोट, कॉम्पनसेशन आप कब देते हो, जब आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगती है। और पेनल्टी क्यों लगेगी, या तो प्रोमिसरी नोट क्या हो गया, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या by any party liable to the holder or any endorsee shall be determined by the following rule. Number A, the holder is entitled to the amount due upon the instrument together with the expenses properly incurred in presenting, noting and protesting it. मतलब होल्डर को सारे पैसे मिलेंगे, उसने जितना खर्चा किया था, प्रेजेंट करने में जो खर्चा आया, किराया भाड़ा, ये वो टाइम, सब कुछ। When the person charged reside at a place different from other place, मतलब चेन्नई का बंदा दिल्ली आया,
प्रेजेंट करने के लिए, उसको पेमेंट नहीं मिली, तो उसका सारा खर्चा। फिर इंडोर्सर, यहां पर इंटरेस्ट भी है 18% का, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी लाइन है, तो ये आप देख लेना एक बार, ठीक है। डन। मान लो इंडिया से बाहर का आया, तो डिफरेंट प्लेसेस का आया, तो करंट रेट ऑफ एक्सचेंज आप लोगे, जैसे यूएस इंडिया का है, दिल्ली का, यूएस वाले ने दिक्कत करी, तो मैं करंट रेट ऑफ एक्सचेंज लूंगा जिस टाइम पे हुआ है, ठीक है। ये मेरी समरी है बेटे। ये पूरा कैसा लगा नेगोशिएबल, पूरा रटवा दिया मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगली क्लास में आप